12 फरवरी यानी आज पूरे देश भर में भारत बंद बुलाया गया है, जिसे किसान संगठनों और 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने मिलकर बुलाया है। और यह हड़ताल खासकर साल 2025 में लागू किए गए श्रम कानूनों और सरकार की कुछ अन्य नीतियों के विरोध में की जा रही है, जिसमें वीवी राम जी, जो पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, इसमें जो बदलाव किए गए हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध भी इसमें शामिल है। यही नहीं, हाल ही में हुए इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध जताया है। एसकेएम का कहना है कि इससे भारत के किसानों को काफी नुकसान होगा। यूनियंस का कहना है कि इन फैसलों से मजदूरों और किसानों के अधिकार कमजोर होंगे। यही नहीं, बैंक कर्मचारियों ने भी इसका पूरा समर्थन किया है और समर्थन के कारण कई जगह बैंकिंग सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी कामकाज प्रभावित भी हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस भारत बंद का असर आम लोगों पर कितना पड़ेगा और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद बुलाया गया था। यह बंद किसान संगठन और देश की जो 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने मिलकर बुलाया है। इन संगठनों का कहना है कि सरकार ने साल 2025 में जो 4 नए श्रम कानून यानी लेबर कोड लागू किए हैं, वो मजदूरों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इन कानूनों से मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा है वो कम होगी और मालिकों को कर्मचारियों को निकालना आसान हो जाएगा। और इसी के विरोध में यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही थी और भारत बंद बुलाया गया था। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि नए लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। उनका मानना है कि पहले जो सुरक्षा मिलती थी वो कम हो जाएगी, जैसे नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा, कंपनीज को ज्यादा छूट मिलेगी और मजदूरों की आवाज कमजोर पड़ेगी। यूनियंस की मांग है कि ये चारों लेबर कोड हटाया जाए और वापस लिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर जीवन मिलेगा और काम का संतुलन बना रहेगा। आपको बता दें कि संगठन की मांग की लिस्ट है वो काफी लंबी है। इनमें मेन है चारों नए लेबर कोड तुरंत वापस लिए जाएं और एमजी नरेगा यानी मनरेगा को मजबूत किया जाए और उसका बजट भी बढ़ाया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए। यही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 वापस लिए जाने की मांग भी लगातार की जा रही है और इसके साथ ही ड्राफ्ट सीड बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल खत्म की जाए। सिविल सर्विसेज से जुड़ी कुछ नीतियों को भी वापस लिए जाने की बात कही जा रही है और ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़े कानून में गारंटी बहाल की जाने की बात की जा रही है। यूनियंस का ये भी कहना है कि ये सभी मुद्दे आम लोग, मजदूर, किसान और फिर कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये हड़ताल 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच ने बुलाया था। इनमें से AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, सेवा, LPF और UTUC शामिल है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM, कृषि मजदूर संगठन, छात्र संगठन और युवा संगठन भी इसका समर्थन कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस भारत बंद का समर्थन दिया है और उनका यह भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अंतरिम ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, उससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सस्ता अमेरिकी माल भारतीय बाजार में आएगा तो यहाँ के किसानों की फसल की कीमत गिर सकती है। इससे किसानों की आय कम होगी और उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। जैसे सरकार ने साफ कहा है कि यह ट्रेड भारत के किसानों के हित में की गई है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। यूनियंस का दावा है कि इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ मजदूर शामिल होंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक इस बार की भागीदारी पिछले आंदोलनों से ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई 2025 को हुई प्रदर्शन में करीब 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस बार 600 से ज्यादा जिलों में बंद का असर देखने को मिल सकता है, जबकि पिछले साल यह असर लगभग 500 जिलों तक ही था। अब सवाल है कि किन राज्यों में भारत बंद का कितना असर दिखा। भारत बंद का असर हर राज्यों में अलग अलग तरीके से देखने को मिला। ओडिशा में भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। बाजार, बस सेवाएं और कई सरकारी दफ्तर लगभग बंद रहे।
कई जगह स्कूल्स कॉलेजेस भी प्रभावित हुए। और यह कहीं ना कहीं यूनियंस की मजबूत पकड़ की वजह से भी हुआ है। वहीं केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में भी बंद का गहरा असर रहा है। सरकारी बसें कम चली, सड़कों पर आवाजाही कम रही, लोगों को ऑफिस और काम पर जाने में दिक्कत हुई। साथ तमिलनाडु और केरल के बीच बस सेवाएं निलंबित कर दी गई। कुछ जगह पर उद्योग और ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुए, लेकिन पूरे राज्य में पूरे तरीके से बंद नहीं रहा। अगर असम की बात करते हैं तो सुबह से ही मार्केट और ट्रांसपोर्ट पर असर दिखा। और अगर बंगाल की बात करते हैं तो इस भारत बंद का असर बंगाल में कुछ खास नहीं दिखा और यही हाल मध्य प्रदेश में भी दिखा। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तर ज्यादातर खुले रहे। हालांकि कुछ इलाकों में ट्रैफिक और बस सेवाओं में थोड़ी परेशानी रही। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, इन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर बंद नहीं रहा। स्कूल कॉलेज खुले रहे, लेकिन कुछ जगह पर प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक जाम और हल्की फुल्की रुकावटें देखी गई। इस भारत बंद का बैंक कर्मचारियों ने भी समर्थन किया था। कई सरकारी बैंक्स में स्टाफ कम रहे। इसका असर चेक क्लियरेंस, कैश डिपॉजिट और विथड्रॉ में भी अफेक्ट हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर बस सेवाएं कई राज्यों में प्रभावित हुई। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों का काम भी धीमा पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी संगठन भारत बंद का ऐलान कर सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देता है, यानी कोई भी अपनी बात खुलकर सामने रख सकता है। अनुच्छेद 19(1) भी ये कहता है कि लोग बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण हड़ताल या बंद का ऐलान करना गलत नहीं है। और अगर भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है तो आमतौर पर सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या लोगों को जबरन दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अगर प्रदर्शनकारी आम लोगों को डराते धमकाते हैं या उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि हिंसा होने पर कौन सा कानून लागू होता है? अगर प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत दोषी को 5 सालों तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जस्टिस थॉमस कमेटी और नरीमन कमेटी बनाई थी। हालांकि इन पहलों में पूरी तरह समस्या खत्म नहीं हो पाई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एक कानून बनाया, उत्तर प्रदेश कंपनसेशन फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2022। इस कानून के तहत अगर प्रदर्शन में किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। यानी अगर किसी ने बस जलाई है, दुकान तोड़ी या सरकारी भवन को नुकसान पहुंचाया तो उससे हर्जाना वसूला जा सकता है। इस बार का भारत बंद मजदूरों और किसानों के मुद्दे को लेकर बुलाया गया था। कुछ राज्यों में इसका गहरा असर देखने को मिला, जबकि कुछ जगहों पर जीवन सामान्य रहा। यूनियंस का ये कहना है कि मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक इन मांगों पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और संगठन बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालता है या नहीं। कुल मिलाकर भारत बंद ने एक बार फिर ये दिखाया है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। भारत में प्रदर्शन करना और अपनी मांग रखना लोकतंत्र का हिस्सा है। लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।